हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th के एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो विज्ञान की दृष्टि से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचाने का उ हमारा लक्ष्य रहेगा। तो चलिए, हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। जब O2 की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, तो Mg में होने वाला परिवर्तन है। तो इस प्रश्न को ऐसे समझेंगे, ये मैग्नीशियम रिबन है और इसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है, तो जलाया जाता है, दहन किया जाता है। टू दो मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी हम कहें 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यह ध्यान रखें, यह स्वेद चूर्ण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस मैग्नीशियम धातु में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो उपचयन कहलाता है। तो इसका मतलब उपचयन का दूसरा अर्थ होता है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हमारा कथन विकल्प 2 सही होगा। अब यदि हम बात करें इन प्रश्नों में, एक प्रश्न और बनाया जा सकता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रेगमाल से साफ क्यों किया जाता है? प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं मैग्नीशियम रिबन कहते किसे हैं? एक मैग्नीशियम का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे हम पाती कहते हैं। इनको जलाने से पहले रेगमाल से साफ इसलिए करते हैं कि जब हम इसे रेगमाल से साफ करेंगे तो इस मैग्नीशियम रिबन से अशुद्धियां दूर हो जाएगी, जिससे मैग्नीशियम रिबन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग अधिक हो जाएगा और मैग्नीशियम रिबन आसानी से जलेगा। तो पहले प्रश्न के आधार पर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। PbSO4 का पीबीएस में परिवर्तन होना क्या है? तो प्रिय मित्रों, PbSO4 एक ओक्षीकारक है। क्या है? लेड सल्फेट एक ओक्षीकारक है और ये पीबीएस में बदल रहा है। तो बहुत इजी है। ओक्षीकारक पदार्थ जो होते हैं उनका अपचयन होता है। तो PbSO4 पीबीएस में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट है, PbO प्लस कार्बन में जब ये इनकी रिएक्शन होती है तो ये Pb प्लस CO2 में बदलते हैं। इस अभिक्रिया के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो सबसे पहले आपको यह देखना है प्रिय मित्रों कि जो अभिक्रिया दी गई है तो हमें डिस्कस किसके बारे में करना है। तो चलिए यहाँ हम इस अभिक्रिया को जूम करके देखते हैं। यहाँ पर यदि आपको किसी भी प्रश्न में ए बी तीर का निशान सी और डी है, तो ध्यान रखें आपको आंसर इन दो में से ही देना है, इनमें आपको आंसर नहीं देना है। तो सबसे पहला तो हम यही देखेंगे क्या इनमें दिया हुआ क्या है। देखिए, शीशा अपचयित हो रहा है, तो हमें इस शीशे का संकेत यह है। तो यह तो हमें बताना ही नहीं है, हमें तो क्रियाकारक के बारे में बताना है कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जबकि यह तो उत्पाद है। कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि देखिए यह ऑक्सीकारक पदार्थ है पीबीओ। तो इसका क्या होगा? पीबी में अपचयन होगा। क्या होगा? अपचयन होगा। और यह अपचायिक है तो इसका इसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण या एनसीईआरटी ने ऑक्सीकरण की जगह उपचयन शब्द को समावेशित किया है। तो यहां पे प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे, पीबीओ है वो पीबी में अपचयन हो रहा है, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। इन दो का ही बताना है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, बिल्कुल सत्य कथन है यह हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बी मिनिमाइज करके देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। CO2 उपचयित हो रहा है, CO2 तो इसमें है, जबकि हमें तो इन दो के बारे में बताना है, यह भी रोंग है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, बिल्कुल ऑक्सीकारक पदार्थ का अपचयन होता है। तो असत्य कथन क्या है? असत्य कथन 1 और 2 होगा, बी होगा। तो हमारा विकल्प 1 होगा प्रश्नानुसार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है। श्वसन अभिक्रिया है, तो श्वसन एक प्रकार से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया
होती है। श्वसन का मुख्य उद्देश्य ही क्या होता है प्रिय मित्रों? श्वसन का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज जो हमारे रक्त में अवशोषित होता है, तो ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या करते हैं प्रिय मित्रों? इसको CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा में तोड़ते हैं, तो उष्मा बाहर निकलती है। यानी ग्लूकोज का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ पर हम कहीं पूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 H2O और उष्मा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार श्वसन का मुख्य उद्देश्य ही क्या है? ग्लूकोज का विघटन करना और उष्मा प्राप्त करना। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यदि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है, यदि हमारी पेशियों में होता है, तो लैक्टिक अम्ल में यह टूटता है, जिससे हमारे पेशियों में दर्द होता है, जिन्हें अवायवीय श्वसन कहा जाता है। यदि इसी ग्लूकोज का अपघटन किण्वन के माध्यम से हो तो प्यारे बच्चों क्या बनेगा? तो किण्वन की उपस्थिति में होने पर इनमें बनेगा, यानी ग्लूकोज का जब किण्वन प्रक्रिया के दौरान अपघटन होता है तो एथेनॉल बनता है, यानी एल्कोहल बनता है और प्लस CO2 बाहर निकलता है। यह भी ध्यान रखें, किण्वन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। किण्वन प्रक्रिया में उत्पाद क्या बनते हैं? एथेनॉल प्लस CO2, और यह एक अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी है? तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम देखें तो उष्माशोषी अभिक्रिया होगी N2 प्लस O2 और 2NO, यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। अर्थात नेक्स्ट चलते हैं, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर होने वाली अपघटनीय वियोजन यानी अपघटनी वियोजन अभिक्रिया है। तो हमें पता है प्रिय मित्रों, जब मैं फेरस सल्फेट को गर्म करूंगा तो फेरस सल्फेट का एक्चुअल फॉर्मूला यह होता है FeSO4.7H2O। जब इसको गर्म किया जाता है पहली स्टेप में इसका निर्जलीकरण होता है, यानी ये 7 हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं और बनता है 2FeSO4। अब आगे जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? बहुत ही बड़ा रोचक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रिय मित्रों यहां पर यदि मैं इसको FeSO4 और यहाँ FeSO3O, और यदि मैं इसको, चलिए इसको विस्तार से अच्छे से समझते हैं। यदि मैं Fe और इसको ऐसे लिखूं SO2O2 और Fe, और यहाँ पे यदि मैं लिखूं SO3 और O, तो ये बाद में क्या होता है प्रिय मित्रों कि जब 2FeSO4 को आगे गर्म किया जाता है, देखिए लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो अंतिम उत्पाद क्या बनेगा हम रटने की बजाय समझ लेंगे। तो एक तो इसमें प्रिय मित्रों क्या बनता है? एक तो SO2 गैस बाहर निकलती है, एक SO3 गैस बाहर निकलती है, एक Fe मिलके बनाते हैं Fe2, और ये O और O2 और ऑक्सीजन मिलके बनाता है O3, यानी आयरन ऑक्साइड। तो यह ध्यान रखें, फेरस सल्फेट का जब वियोजन होता है तो अंतिम उत्पाद आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और यह एक प्रकार से कब होगा? जब मैं इसको गर्म करूंगा, अर्थात उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहां पर यह जो करेक्ट आंसर होगा वो नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनता है एवं उष्मा मुक्त होती है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह प्रिय मित्रों उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो विलयन बनता है उसका पीएच का मान कितना होता है? तो प्रिय मित्रों उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो विलयन होता है उसके पीएच का मान होता है, पीएच का मान होता है 7। ध्यान रखिए, पी छोटा एच बड़ा बराबर में 7। नेक्स्ट है NaO प्लस O2 और ये तीर का निशान 2Na2O, यानी सोडियम ऑक्साइड उपयुक्त अभिक्रिया है। तो आपको देखना क्या है कि ये मेरे पास में पदार्थ है, इसमें क्या ऑक्सीजन जुड़ रहा है? तो यह उपचयन होगा, अर्थात वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसका
उस अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो सोडियम में यहां पर हम देखें तो यह वाला ही पोर्शन आपको परीक्षा में देखना है। तो यहां पे सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह अभिक्रिया होगी उपचयन अभिक्रिया, अर्थात ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। आपका करेक्ट आंसर होगा नंबर 1। चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया में हम देखते हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट प्रश्न है पहला प्रश्न। तो यहां पर Fe प्लस H2O जब इसको संतुलित करेंगे तो क्या बनेगा, Fe3O4 प्लस H2। प्रिय मित्रों, संतुलित रासायनिक समीकरण में प्रश्न 1 नंबर के कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखें द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, हिट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग किया जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि क्या है, सबसे छोटे गुणांक के पूर्णांक का उपयोग जिस विधि में करते हैं उसे हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। एक प्रिय मित्रों, संतुलित अभिक्रिया समीकरण क्या होते हैं, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां लिखा 2A और इधर मैंने लिख दिया A2। तो देखिए यहां पर भी A के 2 तत्व हैं और यहां पर भी A के कितने तत्व हैं, 2। तो यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक व उत्पाद में तत्वों की संख्या समान होती है उन्हें संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। अब यदि हम बात करें कि Fe प्लस H2O, इसको मैं संतुलित करूंगा Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल विधि यह कहती है आप यदि समीकरण को हल करते हैं, संतुलित करते हैं, तो सबसे पहले उस तत्व को संतुलित कीजिए जो सबसे अधिक संख्या में है। तो प्रिय मित्रों, सबसे अधिक संख्या में यहां पे ऑक्सीजन है, कितने हैं, 4। इधर देखिए ऑक्सीजन की संख्या देखिए तो केवल 1 है। तो मैं 1 को किस संख्या से गुणा करूं कि 4 हो जाए, तो मेरे पास में हो जाएगा 4H2O। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गया। अब चलिए मैं हाइड्रोजन को संतुलित करके देखता हूं। हाइड्रोजन इधर 8 है, इधर 2 हैं। तो यहां पे मैं 2 को किससे गुणा करूंगा कि मेरे पास 8 हो जाए, तो मैं यहां लिख दूंगा 4। अब बचा आयरन। तो प्रिय मित्रों, आयरन Fe3 है, इधर एक ही Fe है। मैं एक को किससे गुणा करूं कि 3 हो जाए, तो 3 से गुणा करूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो इस प्रकार की संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। या प्रिय मित्रों, यहां पर आपको इस प्रकार की अभिक्रिया देंगे, मेथेन का ऑक्सीकरण कराने पर CO2 प्लस H2O बनता है, इसको संतुलित कीजिए। तो यहां देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है 4। सबसे पहले मैं हाइड्रोजन को संतुलित करूंगा, यही हिट एंड ट्रायल विधि है। तो यहां पर 4 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा, तो यहां पे 4 हो जाएंगे, 2H2O। अब प्रिय मित्रों, अब बात हुई कार्बन की। तो कार्बन 1 है, इधर कार्बन 1 है, संतुलित है। ऑक्सीजन की देखते हैं। इधर प्रिय मित्रों ऑक्सीजन 2 है, इधर 2 और 2 की उत्पाद में 4 ऑक्सीजन है, जबकि क्रियाकारक में 2 ही हैं। तो मैं 2 को 2 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास में यह तमाम संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगी। ये 2 ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया हैं और ये जो अभिक्रिया दी गई हैं इनको आप अपने अभ्यास नोटबुक में एक बार जरूर हल करें। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिनका न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से इनका समाधान अतिशीघ्र किया जाएगा। चलिए प्रिय मित्रों, अब इस पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। अर्थात विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और आप तत्व की जगह धातु शब्द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रिय मित्रों, मेरे पास में सपोज कीजिए A और ये मेरे पास में है B। यदि मैं इसमें C की रिएक्शन कराऊं तो C अधिक यानी क्रियाशील होगा A से। तो यहां पर मेरे पास में बनेगा C और B और प्लस A बाहर निकल जाएगा। इसका एग्जाम्पल उदाहरण सहित समझाते हैं। तो चलिए उदाहरण सहित समझाने के लिए यहां पर हम लेते हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है।
इसमें जब लोहे की कील या लोहे की छीलन या लोहे का बुरादा डाला जाता है तो Fe क्या है प्रिय मित्रों, कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है, तो यह फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर धातु को विस्थापित कर देता है। तो ध्यान रखें यह अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, क्या होगा जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाए, तो हम कहेंगे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन हो जाएगा। क्योंकि प्रिय मित्रों कॉपर सल्फेट का नीला रंग कॉपर+2 आयन के कारण होता है, लेकिन ये जब कॉपर+2 आयन है वो कॉपर सल्फेट से बाहर कॉपर धातु में बाहर निकल जाता है, उसकी जगह आयरन आ जाने से क्या होता है, इसका रंग मलिन हो जाता है। तो आपको यह अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गई होगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों CuFeSO4 अभिक्रिया को लिखते हैं CuSO4 प्लस Fe, बनेगा क्या यहाँ पे FeSO4 प्लस यहाँ बनेगा कॉपर। अब आपको इसके नीचे एक लाइन जरूर लिखनी है प्रिय मित्रों कि इस अभिक्रिया में Fe धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु का Fe ने विस्थापन कर दिया। यह एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का नीला रंग मलिन क्यों हो जाता है? इसका कारण यही है कि कॉपर यानी लोहे ने कॉपर सल्फेट से कॉपर धातु को विस्थापित कर दिया। यह एक प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया है। वही वापस आपको अभिक्रिया लिख के उसका नीचे कारण लिखना है। प्रिय मित्रों नेक्स्ट है द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, क्रियाकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमें कहें एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2, तो प्रिय मित्रों बनेगा क्या यहाँ पे, यहाँ बनेगा 2NaCl और प्लस बन जाएगा BaSO4। इसका नाम है सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, यह है नमक और यह है बेरियम सल्फेट। तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया। विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रिय मित्रों विकृत गंधिता का मतलब होता है, विकृत का मतलब होता है यानी आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन विकृति कहलाती है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि रासायनिक दृष्टि से हम देखें तो परिवर्तन होगा स्वाद में, स्वाद में परिवर्तन होगा। गंधिता का मतलब होता है गंध। तो प्रिय मित्रों अब आप आसानी से समझ गए होंगे, वसा युक्त भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक खुला रखने पर उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं प्रिय मित्रों, कोई वसा युक्त स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू को लंबे समय तक खुला रखते हैं तो उसके गंध व स्वाद का बदलना विकृत गंधिता है। इससे बचने के उपाय हैं, अचार को हम तेल में डुबो के रखते हैं और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम प्रिय मित्रों किसका इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक का उस पर छिड़काव कर देते हैं। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। यह भी आपको अच्छे से समझाना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म करने पर होने वाली अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो प्रिय मित्रों ध्यान रखें, फेरस सल्फेट की अभिक्रिया इस बार एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहले भी हमने इसका डिस्कस किया है, तो आप इस अभिक्रिया को अच्छे से देख लें और इसका जो चित्र दिया गया है वो भी आप अच्छे से बनाना सीख लें। नेक्स्ट है जल के विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, चित्र बनाइए। तो प्रिय मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस बार परीक्षा की दृष्टि से। ध्यान रखें जल का जब अपघटन होता है H2O का, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड काम में लिए जाते हैं। जल का जब विद्युत अपघटन कराई जाएगा, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहां पे बनेगा 2H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। प्रिय मित्रों ऑक्सीजन पे होता है माइनस आवेश और हाइड्रोजन पे होता है प्लस। तो हमें पता है विपरीत आवेशित आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, एनोड पे जाएगा। कहां जाएगा, एनोड पर। और कैथोड पे जाएगा प्रिय मित्रों हाइड्रोजन गैस। तो हम यहां कह सकते हैं प्लेटिनम की उपस्थिति में H2O का वियोजन जब होता है, विद्युत अपघटन होता है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और इसका चित्र आपको बनाना है। नेक्स्ट है
अक्स एक पदार्थ है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में 2Ag इस अभिक्रिया में अक्स का प्रकाशीय अपघटन होता है और अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। एक्स व वाई को पहचानिए। तो प्रिय मित्रों, प्रश्न को आपको पकड़ना है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में AgBr का उपयोग होता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। तो चलिए इस अभिक्रिया को कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना है AgBr, 2AgBr, यहां लिखना है सूर्य का प्रकाश। फिर क्या बनेगा, 2Ag बनेगा प्लस Br2 बनेगा। यह आपकी अभिक्रिया हो गई। इसके नीचे इसका नाम सिल्वर ब्रोमाइड, यह है सिल्वर और यह है ब्रोमीन। तो अब अक्स और वाई क्या है, तो प्रिय मित्रों फिर आपको लिखना है अक्स है AgBr, क्या है AgBr, और वाई क्या है, इसके नीचे आपको लिखना है वाई है Br2, यानी ब्रोमीन गैस होती है। नेक्स्ट है Na2SO4 BaCl2 BaCl2 Y 2NaCl। उपयुक्त अभिक्रिया में Y श्वेत रंग का अविलेय अवक्षेप बनता है, इसे पहचानिए। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो प्रिय मित्रों सबसे पहले आपको पूरा समीकरण लिखना है। Na2SO4 जब BaCl2 से अभिक्रिया करेगा, यानी यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो क्या बनेगा, Na2NaCl प्लस बन जाएगा BaSO4। यह अभिक्रिया कंप्लीट हुई। अब हमें कह रहा है, देखिए NaCl तो दिया हुआ है, तो NaCl को हटा दिया। ये Y क्या है, तो आपको लिखना है Y है BaSO4, यानी बेरियम सल्फेट होता है। तो यानी श्वेत रंग का अविलेय पदार्थ है BaSO4। Y क्या है, पहले पूरी आपको कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, फिर आपको लिखना है परीक्षा में क्या पूछा गया है। Y का यहां पे आप लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, नाम पता है तो इसके नीचे आप नाम लिख सकते हैं बेरियम सल्फेट। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो प्रिय मित्रों नीचे लिखना है आपको अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या लिखना है, अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप एक अविलेय पदार्थ होता है। और जो उपयुक्त, फिर नीचे लिख देना, उपयुक्त अभिक्रिया एक प्रकार से अवक्षेपण अभिक्रिया है। फिर है प्रिय मित्रों, यौगिक अक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों की दरार को जोड़ने में किया जाता है। अक्स को पहचानिए और अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, अभिक्रिया का नाम लिखिए, रासायनिक समीकरण। तो अक्स क्या है, तो प्रिय मित्रों यहां पर हम कह सकते हैं, अब अक्स हमारे पास में है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड। अभिक्रिया का नाम लिखिए, यह अभिक्रिया थर्मिट अभिक्रिया है। इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो प्रिय मित्रों यहां पर यदि हम इसका रासायनिक समीकरण लिखते हैं Fe2O3 प्लस Al, तो हमारे पास में प्राप्त होता है Al2O3 प्लस 2Fe, यानी ये Fe, यह अभिक्रिया उष्माक्षेपी है। इतनी ज्यादा उष्मा बाहर निकलती है कि यह लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है, जिनसे इन्हें रेल की पटरियों की दरारों को जोड़ने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी प्रंखली में लेड नाइट्रेट का विलयन लेकर उसमें पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो अवक्षेप बनता है। बिल्कुल प्रिय मित्रों, जब मैं लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया कराऊंगा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला यह होता है, उसकी अभिक्रिया 2Ki के साथ में कराता हूं तो मेरे पास में 2PbI बनता है। पोटेशियम आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, पीला अवक्षेप बनता है। प्लस हमारे पास में बनता है K2NO3, यानी K2 नहीं, सॉरी, यहां पे बनता है KNO3, 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। तो ध्यान रखें, यह अभिक्रिया आप आज ही अपने जो नोटबुक है उसमें लिख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। तो प्रिय मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं ये वाला प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। जब किसी प्रंखली में लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला आपको आता है PbNO3 2, इसकी अभिक्रिया कराते हैं 2Ki के साथ, बनेगा क्या प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो बनेगा 2, यानी हम कहीं PbI2 बनता है, जिसे कहते हैं लेड आयोडाइड। यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है, पीले रंग का अवक्षेप होता है। प्लस हमारे पास में बनता है 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। यह क्या होता है, लवण होता है जो आसानी से जल में विलेय रहता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे, अवक्षेपित यौगिक का नाम है PbI2। और अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। इसका चित्र भी आपको बनाना है, ये आप अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लें। चलिए नेक्स्ट है,
बिना बुझा हुआ जल चूना बिना बुझा हुआ चूना जल से अभिक्रिया करके कोई विलयन अक्स बनाता है। इस विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी करने के लिए किया जाता है। ये वायु से धीमी अभिक्रिया करके वाई बनाता है। दीवारों पर चमक आती है। अक्स व वाई को पहचानिए। अक्स व वाई बनने की रासायनिक अभिक्रिया यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? चलिए प्रिय मित्रों देखते हैं। सबसे पहले बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये जल से अभिक्रिया करता है तो प्रिय मित्रों हमारे पास में अक्स बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बनता है जिसको अक्स और वाई, तो हमारे पास में अक्स क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस विलयन का उपयोग हम दीवारों पर सफेदी करने में करते हैं जो वायु से अभिक्रिया करके वाई बनाता है। अब ये देखिए क्या होगा प्रिय मित्रों कि जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा प्रिय मित्रों OH, ये CO2 वायु में कौन सी गैस होती है? CO2। तो ये बना लेता है, यहां से H2O बाहर निकल जाता है। क्योंकि जब भी किसी तत्व पर दो OH समूह होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जल का तुरंत निष्कासन करके स्थायी अवस्था में आते हैं। तो CaO और CO3 मिलके बना लेते हैं CaCO3 प्लस H2O बार। इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण क्या होती है प्रिय मित्रों? दीवारों पर चमक आती है। तो ये दोनों ही अभिक्रिया आपको लिखनी है। अक्स क्या है? अक्स है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाई क्या है? वाई है कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके समीकरण आपको लिखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण व किसका अपचयन हो रहा है? तो आप आसानी से देख सकते हैं PbO ऑक्सीकारक है। तो प्रिय मित्रों PbO का Pb में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन। कार्बन यहां अपचायिक है तो कार्बन का CO में उपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हैं प्रिय मित्रों कि PbO का Pb में अपचयन हो रहा है, कार्बन का CO में क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार देखिए यहां CO ऑक्सीकारक है, CuO का CO में अपचयन हो रहा है, H2 का H2O में क्या हो रहा है प्रिय मित्रों? ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जेडन का कार्बन, जेडन का जेडन में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, कार्बन का CO में उपचयन हो रहा है। इसी प्रकार प्रिय मित्रों आप देख सकते हैं MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है? यहां पर जो ऑक्सीकारक है इसका प्रिय मित्रों क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार 4H जो हमारे पास में है इसका इसके अंदर क्या हो रहा है प्रिय मित्रों? यदि हम इन वैलेंसी के हिसाब से देखें तो यहां पर इसका 4HCl का क्या हो रहा है वो कमेंट में जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न अभिक्रिया में XYZ को पहचानिए। कॉपर CO2 और नमी से जब अभिक्रिया करता है प्रिय मित्रों तो कॉपर क्या बनता है? कार्बोनेट बनता है। ध्यान रखें कॉपर कार्बोनेट के कारण ही यानी कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ती है। आपको पता होगा इसे कहते हैं संघसारण। जब कोई धातु अम्ल, क्षार या लवण के संपर्क में आती है तो वो धीरे धीरे संक्षारित होने लगती है। इस घटना को संक्षारण कहते हैं। या एक परिभाषा आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं, लोहे पर जंग का लगना संक्षारण कहलाता है। तो चलिए यहां पर इस प्रश्न को देखते हैं। कॉपर जो है वो CO2 और नमी इसके संपर्क में आके क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट बना लेगा। इसके कारण यह परत हरी हो जाएगी। AgS वाई से अभिक्रिया करता है प्रिय मित्रों तो यहां पे हम कह सकते हैं Ag ये क्या करेगा? 2Ag है वो सल्फर के संपर्क में आएगा और Ag2S यानी जब चांदी है वो सल्फर के संपर्क में आती है तो सिल्वर सल्फाइड की काली परत इस पे जम जाती है। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों FeSO4। अभी मैंने बताया था FeSO4 है वो किस में टूटता है? तो यहां पर आप कह सकते हैं ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में टूटता है। यह एक प्रकार से उसमें वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो मैं उम्मीद करता हूं इस पाठ में अब देखिए नीचे दी गई अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है प्रिय मित्रों? यह अभिक्रिया जो हमारे पास में दी गई है यह विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन। यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया है। तो इनमें जो आपको एक दिए गए हैं
इनमें नेक्स्ट देखते हैं CuSO4 ये विस्थापन अभिक्रिया है। यह भी हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया है, अर्थात ये विस्थापन और रेडॉक्स दोनों ही अभिक्रियाओं का काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास में देखें प्रिय मित्रों AgNO3, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है और यह हमारे पास में कौन सी है, ऊष्माक्षेपी और संयोजन अभिक्रिया है। यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है और यह वाली अभिक्रिया लेड नाइट्रेट वाली ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। और Na2SO4 BaSO4 BaSO4 2NaCl, तो यह हमारे पास में प्रिय मित्रों कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन व अवक्षेपण अभिक्रिया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस चैप्टर को आप आसानी से समझ गए होंगे और यह भी अपने नोटबुक में उतार के देखिए कि कौन सी अभिक्रिया है और किस प्रकार की हैं। कोई दिक्कत है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार से आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें। महत्वपूर्ण पाठों का समावेश पर डे आपको एग्जाम से पहले हल कराया जाएगा और एग्जाम से पहले आपको प्री बोर्ड के 3 महत्वपूर्ण पेपरों का हल मिलेगा जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने में सहायता करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।